वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा एक बार फिर से फिटर ट्रेड थ्योरी की क्लास लेकर आपके साथ हाजिर हूं। और ये ये जो वीडियो है ये मैं सेकेंड ईयर के लिए बना रहा हूं। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं फिटर के, ये उनके लिए है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेम्पलेट और गेजेस। मतलब आज हम टेम्पलेट और गेजेस के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस सब कोई भी जानकारी हो तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे आसानी हो आप लोगों को समझाने में कि जो मैं कह रहा हूँ आप तक पहुँच भी रही है या नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा लूँ, अगर वो आप तक पहुंच नहीं रहा है सही तरीके से तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स क्या होते हैं? आकृति या फॉर्म टेम्पलेट अनुरूप स्टील शीट के बने होते हैं जिसके वर्कपीस के प्रोफाइल और सत्यता की जांच के लिए टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है, जिसे प्रोफाइल गेज। टेम्पलेट को प्रोफाइल गेज भी कहते हैं। ठीक है, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? प्रोफाइल गेज। अब मैं आप लोग को एज एग्जांपल, जैसे फिगर नंबर 1 में देखिए। ठीक है, टेम्पलेट क्या करता है कि जैसे कि हम कोई पार्ट बनाते हैं, तो पार्ट बनाने के लिए अगर आपको कोई पार्ट एक ही बनाना है, मान लीजिए आपको कोई पार्ट है, वो आपको 90 डिग्री पे ऐसे कोई शीट है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई एक शीट है लोहे की ऐसे, और इसको आपको कैसे बनाना है? 90 डिग्री पे ऐसे। तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेंगे जिसपे 90 डिग्री से मापा जा सके। जैसे ट्राई स्क्वायर ले सकते हैं आप, जैसा मैंने पढ़ाया था आपको। ट्राई स्क्वायर की मदद से कर सकते हैं, या फिर चांदे की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी इक्विपमेंट से क्या है, आप चांदे की मदद से भी 90 डिग्री चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यही काम बड़े पैमाने पे करना हो, मतलब एक दिन में आपको ऐसे 1000 कंपोनेंट बनाने हैं जिसका सभी का जो शेप है वो एल साइज होना चाहिए, ऐसा सबका यही होना चाहिए, 1000 पार्ट बनाने हैं, तो क्या आप सभी की चेकिंग करेंगे? तो इससे क्या होगा? चेकिंग करने में क्या होता है, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, मतलब मापने वाला यंत्र। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है मापने वाला यंत्र। तो उससे नापने में क्या होता है, समय की जो होती है बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो उस समय की बचत करने के लिए और कार्य को आसान बनाने के लिए क्या होता है, समय की बचत तथा कार्य को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेम्पलेट का उपयोग करते हैं। टेम्पलेट, अब यहाँ पर मैं एग्जांपल के बाद आपको समझा सकता हूँ। जैसे कि इसमें आपको क्या है, नापेंगे फिर उसे बेंड करेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री में बन जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें कोई चीज़ 90 डिग्री में बनानी है, तो हम क्या करेंगे, पहले से एक शीट है उसको हम 90 डिग्री पे ऐसे बेंड कर लेंगे। ये 90 डिग्री है, जैसा इस चित्र में देखिए आप। अब हम क्या करेंगे कि इसकी सहायता से, अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल इसको यहाँ पर ऐसे रख देना है और कोई शीट लानी है, बस उसको यहाँ तक ऐसे लाना है, उसकी इसी के आधार पे इसको मोड़ देना है। मतलब हमें चेक भी नहीं करना है कि कितने डिग्री पे है, क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री का ये अगर है तो ये भी 90 डिग्री पे ही बेंड होगा। तो टेम्पलेट ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर टेम्पलेट। इसी को बोलते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट की सहायता से, अब ये 90 डिग्री का था तो हमें इसको नापने की जरूरत नहीं है कि 90 डिग्री पे बेंड हो रहा है कि नहीं। ये जो हिस्सा है 90 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ पर ये टेम्पलेट लगा हुआ है। इस टेम्पलेट ये पहले से ही 90 डिग्री पे था, इसने केवल यहाँ पर इसको रखा और रख के इसको यहाँ पर बेंड कर दिया।
अब मान लीजिए जैसे आपको यहाँ पर जैसे दिखा रहा है फिगर नंबर, इस वाली फिगर पे देखिएगा, ऐसा है फिर ऐसा है। अब कोई ऐसी शेप आपको चाहिए तो आपने क्या किया, ऐसा टेम्पलेट ही बना दिया। अब इसको क्या है, यहाँ पे जब रखेंगे आप और इसको ठोकेंगे इस शीट को, तो क्या होगा, शेप इसी शेप की बन जाएगी। और फिर जैसा नाप आपने दिया यहाँ से अगर नापेंगे भी तो वही वही माप आएगी। इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये सब पहले से ही इसमें डिजाइन करके इसको बनाया जाता है, ताकि जब हम इसके द्वारा कोई भी पार्ट बनाए तो सेम वही माप हमें प्राप्त हो। जैसे अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई शेप हमें ऐसी चाहिए तो इसने क्या है, ऑलरेडी ऐसा ही बना रखा है, बस इसको यहाँ पर रखना है और इसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर बेंड कर देना है इसके अनुसार। तो टेम्पलेट की सहायता से हम क्या करते हैं, समय की बचत करते हैं और कार्य को आसान बनाते हैं। तो जो भी चीज बिना मापे, मतलब इसमें मापन का कार्य नहीं होता, मापन नहीं होता है इसमें, केवल टेम्पलेट के माध्यम से ही हम प्रोडक्ट को तैयार कर देते हैं। हमें चेक नहीं करना पड़ता कि यहाँ पर इतने डिग्री है या इतना कितना मोड़ना है, कितना घटाना है, कितना कम करना है, इसकी आवश्यकता हमें नहीं होती है। ड्राइंग पर दी गई मटेरियल और फॉर्म की जानकारी की अनावश्यक बर्बादी से बचने के लिए अनुमान लगाने के लिए लगभग असंभव होता है। पूरा लेआउट आर्थिक रूप से समायोजित किया जा सके। ये देखिए यहीं पर इसने यही बताया, पूरी ड्राइंग को आप समझेंगे, मटेरियल को जानेंगे, इस सब चीज़ों के अनावश्यक जो इसमें समय लगता है, ये जो चेकिंग मटेरियल में, उससे बचने के लिए ये हम ऐसा कार्य करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई रेडियस पे कार्य करना है, अब ये कितना रेडियस है, मान लीजिए ये आर है, कोई भी आर है, आर 30 है। अब आप नाप कर अगर आर 30 बनाएंगे तो आपको एक ही प्रोडक्ट बनाने में लगभग घंटों लग जाएंगे। लेकिन अगर यही आपके पास एक टेम्पलेट ऐसा रहेगा, इस टाइप का टेम्पलेट है, तो बस आप इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ पर शीट लाएंगे, उसे बेंड कर देंगे, ये टेम्पलेट है। तो क्या होगा, इसकी सहायता शीट आराम से बेंड हो जाएगी। जब इसको आप नापेंगे ना, तो ये भी कितना होगा, R30 ही होगा। तो क्या होगा, बहुत तेजी से आप काम कर सकते हैं, एक दिन में आप बहुत सारे बनाने हैं। तो ऐसी विधियों का उपयोग जो होता है ज़्यादातर इंडस्ट्री में, उद्योगों में किया जाता है, जहाँ पर तेजी से काम चल रहा हो। इससे क्या होती है, गुणवत्ता बनी रहती है और प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है और क्वालिटी भी सुधार। अगर मान लीजिए हर पार्ट अगर आप चेक भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि 100 में से आप 3 खराब भी चेक करेंगे। चेक करने का भी तरीका अगर मैनुअल होगा तो वहाँ चेक अगर आपने गलत तरीके से किया तो भी पार्ट गलत बन सकता है, लेकिन इसमें क्या है, गलत बनने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। जैसे इस पार्ट में देखिए, इन्होंने ये टेम्पलेट का उपयोग किया कर्व बनाने के लिए, रोलिंग प्लेट, इन्होंने रोलिंग प्लेट लगा दी और इसके आधार पर इसको बेंड कर दिया। इसने देखिए, जैसे कोई होल है डक टाइप का, यहाँ पर देखिए, इसको चेक करने के लिए क्या है, इन्होंने कुछ ऐसा ढक्कन टाइप का बना दिया है। ढक्कन है, ऊपर से दिख रहा है ये, और ये इसका हैंडल है। अब क्या करेंगे, इस हैंडल से उठा के सीधे इसके ऊपर ढक्कन इसके ऊपर रख देंगे, होल के ऊपर। अगर इसमें फिट बैठ गया मतलब ये सही बना है, और नहीं बैठा तो मतलब गलत बना है। इसको यहाँ पर फिट बैठाया और उसको उसके हिसाब से बना दिया, क्या हो गया ये टेम्पलेट। अब ये देखिए इस वाली फिगर नंबर 5 में, अब मान लीजिए 3 जगह पर होल दिया हुआ है। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है, जैसे यहाँ है, यहाँ है, कोई ये पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर यहाँ भी होल दिया है, यहाँ भी होल दिया है और यहाँ भी है। यहाँ हमें होल बनाना है, तो हम होल को कैसे बनाएंगे। अब हमें क्या है, पहले यहाँ से नापना पड़ेगा, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, फिर यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, फिर यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, फिर दूरी नापेंगे, फिर उसके बाद निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम होल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, इस टाइप का कोई गेज बना हुआ है पहले से, ठीक है, सॉरी, इसको देखिए, अगर इस टाइप का हमारे पास पहले से ये गेज बना हुआ है तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको उठाकर इसके ऊपर रख देंगे। तो जहां जहां होल होगा वहां वहां पर इसमें ऑलरेडी होल बना होगा पहले से, तो वो होल जहां पर खाली जगह है बस वहीं पर हमें पंच मार देना है, जहाँ खाली जगह वहां पंच मार देना, जहाँ खाली जगह वहां पंच मार देना है। जब इसके बाद अगर आप चेक भी करेंगे तो देखेंगे वो एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे है। तो इसमें क्या, आपको चेकिंग की जरूरत नहीं पड़ी, बस आपने इसको रखा और वहां पर मार्क कर दिया 3 जगह पर।
तो हो गया एकदम आसान। तो क्या ये टेम्पलेट है मार्किंग के लिए, सिंपल। यहाँ पर टेम्पलेट्स के कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। टेम्पलेट पर लिखे हुए निम्नानुसार जो संकेत जो हो सकते हैं, जिस किस टाइप के, जॉब या कॉन्टैक्ट नंबर, प्लेट की साइज और मोटाई के बनाए जा सकते हैं, मात्रा की आवश्यकता है, मतलब किसी भी चीज़ को नापना हो उसके लिए टेम्पलेट बनाया जा सकता है। जैसे आपका होता, क्या होता है वो, क्या होता है, 1 लीटर का होता है। और वेडिंग या निर्देश, ड्रिलिंग आवश्यकता, मान लीजिए कि आपको ऊपर से कोई ड्रिल आ रही है और आपको ये एक प्लेट है, एक ड्रिल यहाँ करना है, एक यहाँ करना है, एक यहाँ करना है, तो आप कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह पर आपको ड्रिल करना है? तो इसके लिए क्या करेंगे, आप एक टेम्पलेट बना देंगे। ठीक है, सही, इसी के आकार का ऐसा। और फिर एक होल यहाँ कर लेंगे, एक यहाँ कर देंगे, एक यहाँ। तो जहाँ जहाँ पर होल खाली रहेगा बस इस प्लेट को उठा के इसके ऊपर रख देंगे। तो उसको ये भी नापना है कि इस कहाँ कहाँ होल, बस जहाँ जहाँ खाली जगह दिख रहे हैं वहाँ वहाँ पर उसे होल कर देना है। इससे क्या होगा, ना उसे नापने में ना समझने में कोई भी टाइम में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे कितनी दूरी से कितना नापना है। बस प्लेट को जस्ट उसके ऊपर रखना है और ड्रिल कर देना है। तो बहुत सारी चीज़ों में हम टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही होता है टेम्पलेट। इसमें एक चिमनी के लिए टेम्पलेट बनाया गया है। ये चिमनी है, इसका टेम्पलेट का बनाया गया है इसे। ये चिमनी का आकार है, 2 भागों में खोल कर दिखाया गया है स्मोक कॉवल का। जब इसको आप बंद करेंगे तो पूरी एक चिमनी बन जाएगी। जैसा यहाँ पे आप देखो, दिखाता हूँ 8 ट्रांसफार्मर, एक गोल, जिससे फिगर नंबर 9 में देखिए एक गोल ट्रांसफार्मर दिखाया गया, शीट धातु ट्रांस बनाने का एक आइसोमेट्रिक दृश्य। इस चित्र में आप एक बार देखिएगा, यहाँ पर ये जैसे ये हिस्सा है, ये टेम्पलेट है। अब हमें क्या करना है कि इस शीट में यहाँ से कटिंग करनी है हमें इतनी। इस कटिंग के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट टेम्पलेट को रखना है और यहाँ पर निशान लगा देना है। उसी तरह टेम्पलेट अपोजिट डायरेक्शन में रखना है और यहाँ पर निशान लगा देना है। तो ये हिस्सा हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, बचे हुए हिस्से को काट लेंगे। इसमें आपको ये नापना नहीं पड़ेगा कि इसकी रेडियस कितनी होगी, यहाँ हाइट कितनी होगी। आपको हाइट, रेडियस ये सब लेने की ज़रूरत नहीं, बस टेम्पलेट को रखना है और कट लगा देना है। यहाँ भी आप टेम्पलेट को रखेंगे, कट लगा देंगे, यहाँ भी टेम्पलेट रखेंगे और कट लगा देंगे। तो ये और ये सेम आकृति में बनकर तैयार हो जाएगी। तो टेम्पलेट का मेन उपयोग यही होता है। स्क्रू पिच गेजेस, स्क्रू पिच गेजेस, इनका थ्रेड के पिच को पहचानने के लिए स्क्रू पिच गेज का उपयोग काम में लाया जाता है। जैसे आप किसी भी नट बोल्ट पे देखेंगे ना, ये कोई भी अगर आपका नट बोल्ट होता है ना, तो उस पर कुछ ऐसा बना होता है। ये नट है, उस पर ऐसे थ्रेड बने होते हैं ना, जैसे चूड़ी कटी होती है। जब इसको आप बड़ा करके देखेंगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक हाइट से इसके बीच की जो दूरी होती है इसे हम बोलते हैं PITCH, पिच। हिंदी में बोलते हैं पिच। मतलब एक हेड से या एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की दूरी ले लीजिए, या एक हाइट से दूसरे हाइट की दूरी ले लीजिए, जो स्क्रू की होती है, स्क्रू थ्रेड की, उसी को हम बोलते हैं पिच। ठीक है। इनको भी चेक करने का तरीका होता है कि इसके लिए भी गेजेस बनाए जाते हैं कि इनको अगर हमें चेक करना हो कि ये कितने पिच का है, ये जो थ्रेड जो काटी गई है वो कितने पिच की इस पर थ्रेड काटी गई है, इसको पहचानने के लिए। जैसे मैंने आपके हाथ में कोई बोल्ट दे दिया और बोला कि इसका स्क्रू का वो बताओ, पिच बताओ, तो आप पिच कैसे बताएंगे, इसको नाप के ही तो बता सकते हैं। तो इसको नापने के लिए भी कुछ गेजेस का इस्तेमाल होता है।
ठीक है। तो थ्रेड पिच को पहचानने के लिए इसको काम में लाया जाता है। थ्रेडों की प्रोफाइल की तुलना के लिए इसे काम में लाया जाता है। जो थ्रेडों की होती है प्रोफाइल ना, उसको हम लोग एक दूसरे से जब कंपैरिजन करते हैं तो भाई ये कितना ज़्यादा है, ये कितना कम है, तो एक दूसरे से कंपैरिजन करने के लिए हमें जो थ्रेड होते हैं ना, THREAD, थ्रेड, थ्रेड जो होते हैं उसकी प्रोफाइल की एक दूसरे से तुलना की जाती है। अब जैसा कि चित्र नंबर 1 में आप लोग देखिए कि इसमें क्या है कि यहाँ पर जो मैंने आपको जैसे बताया ना कि यहाँ पर ऐसे ऐसे थ्रेड कटे होते हैं, तो यही जो इसके थ्रेड हैं वो जाकर इसके थ्रेड में ऐसे ऐसे सेट हो जाते हैं इस तरीके से। तो यही हम चेक करते हैं कि इस थ्रेड का साइज कितना है, 3.5 है, 4 है, 4.5 है, 5 अलग अलग टाइप के, 0.5 है। तो सबके, तो इससे लगा के आप तुरंत बता सकते हैं कि इसकी जो पिच है वो कितनी है, जो पिच है वो कितनी है। हम क्या कर सकते हैं, इसको जो भी थ्रेड बनी होती है ऐसे 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 ऐसे, इसको, इसके दांतों को इसमें फंसाया जाता है, इसके अंदर ऐसे फंसाया जाता है। जो दाता सेट हो जाता है एकदम परफेक्टली, बिना, जिसमें कोई प्ले नहीं होती, समझ जाइए कि वही उसकी पिच है। तो ये क्या होता है, ये बहुत ही पतली स्प्रिंग स्टील शीट से बनाई जाती है ये वाली। और इस पे क्या होता है, अंकित हुआ रहता है कि इस पे जो प्रत्येक ब्लेड के थ्रेड का प्रोफाइल 25 से 30 mm कटा है, और ब्लेड का जो पिच है प्रत्येक ब्लेड पर अंकित रहता है। मतलब अगर आप चेक किए तो इसका पिच कितना है यहाँ पर लिखा रहेगा, ये देखिए, स्टैंडर्ड रेंज अंकित किए गए। स्क्रू पिच गेज को काम में लाते समय सही चेकिंग पाने के लिए ब्लेड की पूरी लंबाई पर थ्रेड लगानी चाहिए। जैसे कि अगर आपका थ्रेड यहाँ तक है ना, ये नहीं कि आप यहीं इतना ही लगा रहे हैं, आपको ये पूरा हिस्सा उसके ऊपर रखना चाहिए, थ्रेड के ऊपर रख रख के, जैसे आप इस चित्र में देखिए इसने क्या किया है, पूरी थ्रेड के ऊपर, मतलब ये जो उसके पास हिस्सा है ये पूरा थ्रेड के ऊपर होना चाहिए। अब इस थ्रेड को रख कर ये पता लगा सकता है कि इसकी पिच कितनी है। फिगर नंबर 1 में आप जैसा हिस्सा देख रहे हो ना, इसको आप क्या समेट के एक, इसे बस से सारे खोल के आपको दिखाएंगे, समेट कर इकट्ठा एक जगह पर आ जाते हैं। अब क्या होता है, ये भी दो प्रकार का होता है स्कूप पिच। एक होता है इनसाइड इंटरनल, एक होता है आउट इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी, जैसे ये है बोल्ट, जैसे हम बाहरी हिस्से को कोई चीज चेक करते हैं, पिच चेक करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्क्रू पिच गेज। और ये क्या है, इंटरनल स्क्रू पिच गेज, मतलब किसी नट बोल्ट के अंदर अगर हम कोई थ्रेड कटी हुई है, उसे बोल्ट के अंदर कोई थ्रेड कटी है तो उसे चेक करना है। किसी नली के अंदर कोई थ्रेड कटी है तो उसे चेक करने के लिए हम लोग इंटरनल स्क्रू पिच गेजेस का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रू पिच गेजेस सेटों में ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड में BSW, 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 BSF इत्यादि चेक करने के लिए एक ब्लेड एक छोर पर होते हैं और मेट्रिक साइज के होते हैं। ठीक है, प्रत्येक थ्रेड का प्रोफाइल आपको बताई दिया, 25 से 30 mm होता है, कटा होता है, और ब्लेड का पिच प्रत्येक ब्लेड पर अंकित होता है। इसमें कुछ है नहीं, बस आपको रखना है इसके ऊपर, थ्रेड के ऊपर इसको रख के, आपको ये बस जो भी इसमें पूरी तरह बैठ जाए और बिल्कुल हिले ना, उसमें कोई प्ले ना हो, तो समझ जाइए कि उसकी पिच जो है वही है। अगला देखिए क्या है, रेडियस एवं फिलेट गेज। रेडियस मतलब क्या होता है, कोई भी आर्क, चाप, इसे क्या बोलते हैं, रेडियस। इसको हम बोलते हैं रेडियस, RADIUS, रेडियस। जैसे हम कोई वक्राकार चाप लगाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर, रेडियस। तो इसको अगर जांचने के लिए, मान लीजिए कोई ऐसी आकृति है जो आपके सामने है, मान लीजिए ये कोई ऐसा शेप बना हुआ है एल, तो अगर मुझे पूछ लिया कि ये कितना है,
तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसको जांचने के लिए, क्योंकि ये कोना तो है नहीं कि आप कोण से चेक कर लेंगे, तो इसको क्या है, रेडियस से चेक करेंगे। इसकी रेडियस कितनी है, आर कितनी है, चाप कितना है। तो इसको तो आप लोग का चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए क्या होता है, रेडियस गेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, इस चित्र नंबर 1 में देखिएगा, ये इस हिस्से को चेक किया जा रहा है। मान लीजिए जैसे ये कोई सही कोने वाला हिस्सा है, ये ऐसा बना हुआ है, ऐसा ही है ना। अब इसको चेक करने के लिए इसने क्या किया, रेडियस गेज, ये ऐसा बना हुआ है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब इसको क्या है, यहाँ पर सेट कर देंगे। जब सेट करेंगे, अगर इसमें प्रॉपर फिट हो गया, तो इस यहाँ पर क्या है, इसका मान अंकित होता है, यहाँ लिखा रहता है कि कितना है, 10 है, 20 है, 30 है, जो भी इसका मान यहाँ पर लिखा रहता है। अगर ये जो पूरी तरीके से इस यहाँ पर बैठ जाए इसकी प्रोफाइल पे, समझ लो वही उसका रेडियस गेज है। तो ये एकदम आसान है, बस आपको क्या करना है, जैसे अब ये कोई उभार है, जैसे यहाँ पर एक उभार है, तो आपको ऐसा वाला रेडियस गेज चाहिए, ऐसा। ये बस आपको जाके यहाँ पर लगा देना है। अगर ये पूरी तरीके से चारों तरफ से बैठ जाए, तो समझ जाइए कि यही इसका रेडियस गेज है। अगर नहीं बैठे तो फिर बदल कर दूसरा देखना चाहिए। यही रेडियस गेज, जिसमें आप कोनों पे जो रेडियस बने होते हैं उसको चेक करते हैं। जैसे देखिए, इस चित्र में देखिए, यहाँ पर इस रेडियस को चेक किया जा रहा है, यहाँ पर इस रेडियस को चेक किया जा रहा है रेडियस गेज की सहायता से। आसान है। यहाँ पर देखिए, ये जो जॉब है ये क्या है, रेडियस में है। इसको रेडियस गेज से क्या है, वो चेक कर रहा है कि इसका रेडियस आर कितना है, रेडियस यहाँ से आर कितना है, वो पता करने के लिए। यहाँ पर देखिए, ये वी ब्लॉक है, इस वी ब्लॉक का यहाँ पर रेडियस चेक किया जा रहा है। उसके बाद अलग अलग कंडीशंस हैं। तो मैंने आपको बताया ना, इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप के होते हैं। एक तो जैसे जो उभार लिए होता है, और एक जो गहराई में होता है। दो टाइप के होते हैं गेजेस, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इसके बाद ये सारे क्या हैं, ये इंटरनल गेजेस है, और ये क्या है, एक्सटर्नल गेजेस है। मतलब कोई हिस्सा अगर उभरा होगा ऐसे, तो ये वाला हिस्सा इस्तेमाल होगा। कोई चीज़ अंदर की तरफ दबी होगी, तो ये वाला हिस्सा इस्तेमाल होगा। तो अगर उभरा हुआ है तो इंटरनल गेजेस, और दबा हुआ है तो एक्सटर्नल रेडियस गेजेस। इसको क्या बोलेंगे, रेडियस गेज, रेडियस, जी ए यू जी ई, गेज, रेडियस गेज। देखिए, ब्रेड पर जैसे इसका साइज अंकित दिया हुआ है 15, R8 15, मतलब इसका साइज कितना है, 8 है। 8 का रेडियस दिया हुआ है। फिलेट गेज रेडियस गेज प्लेट को चेक करने के लिए निम्नलिखित सेटों में उपलब्ध होता है। 1 से 7 mm के लिए 0.5 mm के स्टेप में। अगर 1 से 7 mm साइज है तुम्हारा, तो वो 0.5 mm के साइज में उपलब्ध होगा। अगर 7 साढ़े 7 से 15 mm के लिए है, तो 0.5 mm के स्टेप में आएगा। अगर 5.5 से 25 mm के लिए, तो 0.5 mm के स्टेप में यह आता है। तो ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है। इसके बाद अलग अलग गेजेस भी इस्तेमाल होते हैं। और हमेशा रेडियस गेज से जब भी आप कोई चीज़ चेक करने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या है, उस कंपोनेंट को पूरी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। और उसमें कोई एजेस है या कोई बर है, उठी हुई ऐसे ऐसे निकले हुए हैं बर, तो उसे पहले रगड़ के साफ कर देना चाहिए, ताकि जब हम चेक करें तो उसके बीच में अवरोध उत्पन्न ना करे। जैसा यहाँ देखिए, इस चित्र में 10 नंबर में, अब इस रेडियस पे ये रेडियस फिट नहीं आ रही है। ये देखिए, गैप दिखाई दे रहा है ना आपको, ये प्रॉपर सेटिंग नहीं है, मतलब इसको नहीं माना जाएगा।
जब तक ये प्रॉपर इस पे बैठ ना जाए। जैसे ये देखिए, यहाँ पे सेटिंग सही नहीं है, यहाँ पे सही नहीं है, तो हमें क्या दूसरा गेज लगाकर इसमें चेक करना होगा कि इसका साइज कितना है। तो ये हो गया गेजेस आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस गेज। अब रेडियस गेज के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं फिलर गेज। क्या बोलते हैं? फिलर गेज। फिलर गेज का काम क्या होता है कि कुछ ऐसी सतह जहाँ बहुत ही सकरी, बहुत ही पतली जगह है, जहाँ पे आप चाह कर भी वर्नियर से चेक नहीं कर सकते। जैसे कोई सतह ऐसे है और वो आपस में ऐसे चिपकी हुई है एकदम, जहाँ पर एकदम चिपकी हुई सतह है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, ये पत्ती बनी होती है, बहुत पतली पतली, बहुत ही बारीक पत्तियां होती हैं। देखिए इस पे से साइज दिखाइए, 2 mm की पत्ती है, इसकी मोटाई बता रहा है ये, थिकनेस, थिकनेस है इसकी 2 mm, 1 mm, 0.9, 0.09, 0.08, 0.07, 0.06, अलग अलग साइज के हैं। तो मतलब जैसे आपके बीच में कोई गैप है, कोई दो सरफेसेस के बीच में, और उस गैप को हमें चेक करना है कि वो कितना है। तो इसी को पहले इस डालते हैं, फिर इसको डालते हैं। अगर जो भी गेज जाके प्रॉपर तरीके से उसमें टाइट चला जाए, वही क्या होता है, जैसे हम 1 बाय 1 स्टेप बढ़ाते जाएंगे। ये भी अगर इस यहाँ कोई गैप है दो पार्ट्स के बीच में, हमने इसको डाला चला गया, इसको भी डाला ये भी चला गया, इसको डाला, धीरे 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 एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि यहाँ पर टाइट होगा, यहाँ बिल्कुल नहीं जाएगा। तो मतलब हम क्या समझ जाएंगे कि इसका साइज कितना है, 2 mm के आसपास है, 2 mm का इसके बीच में गैप है। तो पत्तियों की साइज थिकनेस पे जहां पर ऐसी स्थिति हो, फिलर गेज जो होते हैं वो 4 सेट में होते हैं, जो कि ब्लेड की संख्या के अनुसार और उनकी मोटाई के अनुसार होते हैं। न्यूनतम 0.03 mm से लेकर 1 mm तक, और 0.01 mm से लेकर स्टेप में होता है, 0.01 के स्टेप में होता है, और आमतौर पर ब्लेड की जो लंबाई होती है वो 100 mm होती है। सेट नंबर 4 में भारतीय मानक के अनुसार 13 ब्लेड अलग अलग मोटाई के होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। ये देखिए 13 ब्लेड जो होते हैं अलग अलग मोटाई के होते हैं, उनका साइज mm में दिया हुआ है अलग अलग। फिलर गेज को ध्यानपूर्वक चुना जाता है जिसमें न्यूनतम पत्तियों के सेट से अधिकतम परिमाप की संख्या को बनाया जा सके। बिल्कुल सही है। और जिस डायमेंशन को आयाम को टेस्ट किया जाना है उसकी मोटाई का उपयोग पंक्तियों के बराबर होता है। यदि पंक्तियों को निकालते समय हल्का खिंचाव या अनुभव होता है, इस प्रकार के गेज का उपयोग करते समय अच्छे अनुभव की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे दो सरफेस के बीच में अगर कोई गैप है, तो ये आपको डालते, जब फिलर गेज उसके अंदर डाल रहे हैं तभी आपको अनुभव होना चाहिए कि ये इसके बाद हमें अगला फिलर गेज इस्तेमाल करना है या नहीं, जबरदस्ती उसमें घुसेड़ना है। तो वो आपके अनुभव के आधार पर भी, कि आपकी पकड़ अंदर जाने के बाद वो दोनों सरफेस को पकड़ कितना दे रही है, मजबूती कितनी दे रही है, उसके आधार पर डिसाइड होता है कि इससे कम करना है या इसी पर छोड़ देना है। फिलर गेज का इस्तेमाल पत्ती की तरह होता है। जैसे ये दो कोई सरफेस है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्या करेंगे, पत्ती इसके बीच में पत्ती डाल के हम चेक करेंगे कि ये कितना मोटा है। तो ये काम होता है फिलर गेज का। गेज हमें क्या बतलाते हैं, गेज हमें ये बतलाते हैं कि जो नियत डायमेंशन है, मान लीजिए कि कोई जो ये गैप है, ये जो मान लीजिए कोई रेडियस है, अगर ये रेडियस 10 है, तो गेज बस इतना ही बताएगा ये 10 है या नहीं, ये नहीं बताएगा कि ये 9 है या 8 है या 7 है, 8 है 7 है 9 है, ये नहीं बताएगा। गेज बस यही बताता है कि जो मेरी तरह ये है या नहीं, बस ये अपने आप से इसकी तुलना करता है, बता देता है। अगर ये उसके जैसा है तो मतलब क्योंकि आपने सही बनाया है, अगर ये इसके जैसा है तो ये भी सही होगा, तो ये भी सही होगा।
तो गेज क्या करता है, बस तुलनात्मक अध्ययन करके बताता है कि ये कम है या ज़्यादा है, कम कितना कितना है ये नहीं बताता। तो गेज का कार्य क्या क्या होता है कि तुलना करके हमें बताना कि ये सही है या नहीं है। कितना सही है कितना गलत ये केवल आपको डायमेंशन नाप के पता चलेगी, वर्नियर से, माइक्रोमीटर से, अलग अलग इक्विपमेंट से। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये जो गैप है यहाँ पर सरफेस के बीच में, चित्र नंबर 14 में, वो फीलर गेज के माध्यम से चेक कर रहा है कि इसके बीच में गैप कितना है। बेयरिंग क्लियरेंस जांच कर रहा है, अगर ये दोनों पार्ट स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो यहाँ पर इनके बीच में क्लियरेंस कितना है, गैप कितना है, उस गैप को चेक करने के लिए फीलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। चपटी सी पत्ती होती है, उसके अंदर घुसेड़ दिया जाता है, देखिए चपटी सी पत्ती। ड्रिल गेज का आकार आयताकार अथवा वर्गाकार धातु का टुकड़ा होता है जिसमें अलग अलग व्यास के आकार के छिद्र होते हैं और होल होते हैं। प्रत्येक होल के पास उत्कीर्ण होता है। फिगर नंबर 15, ये देखिए, ये ड्रिल होल है। ड्रिल की साइज हमें इससे पता चल जाती है, गेजेस से। यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल जो होल है इसके अंदर डालते हैं किसी भी ड्रिल को, और डालते ही हमें पता चल जाता है कि इस ड्रिल का साइज कितना है। अगर जिस ड्रिल में प्रॉपर तरीके से फिट बैठ जाए वही उसके ड्रिल का साइज है। ये क्या है, गेजेस दिए हुए हैं, सब पे उसकी नाप दी हुई है, उसी नाप के आधार पे ये सर्कल बनाए गए हैं। जैसे ही आप अपना ड्रिल इसमें डालेंगे तुरंत ये ड्रिल का साइज आपको बता देगा कि ड्रिल का साइज कितना है। ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज, ज़्यादातर देखिए आप ड्रिल पॉइंट में देखेंगे तो क्या होता है, 118 डिग्री का कोण बना होता है। 118 डिग्री का कोण होता है। तो इसको जांचने के लिए भी एक प्रकार का गेज होता है। जैसे यहाँ पे आप ये देखिए ड्रिल जा रही है, तो इस ड्रिल के आधार पर ये 118 डिग्री पे ऐसे बना होता है। अगर ये दोनों आपस में प्रॉपर तरीके से बैठ जाते हैं, इसका मतलब आपका ड्रिल का जो एंगल है वो एकदम सही है। अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं बैठा मतलब सही नहीं है। गेज क्या करता है, ये नहीं बताता कि कितना है, बस वो बताता है कि वो सही है या नहीं है। तो गेज से हमें बस इतना ही पता चल पाता है। ये अक्सर मास प्रोडक्शन में ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्टील रूल पर एक स्लाइडिंग हेड होता है। इस हेड को नट के सहारे से स्टूल पर पॉलिश अथवा क्लैंप किया जा सकता है। इस गेज का उपयोग ट्विस्ट ड्रिल के हाथ द्वारा रिपेयरिंग सीधी शार्पनेस करने के बाद उसके 118 कोण को चेक करने के लिए। मान लो कोई ड्रिल है, उसकी नोक जो है वो खराब हो गई है, उस नोक को दोबारा जब हम रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करके उसे दोबारा 118 डिग्री में सेट करना होता है। तो सेट करके हम चेक करते हैं स्टूल के माध्यम से ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज के सहायता से कि हमारा जो एंगल है वो 118 है या नहीं है। फिगर नंबर 17 में देखिए, इसमें क्या है कि इस अगर पार्ट में कोई यहाँ पर आंतरिक थ्रेड, इसके अंदर हमें कोई थ्रेड काटना है तो इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि दोनों तरफ बराबर रूप से कटा है या नहीं। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये क्या है, 17 नंबर सेंटर गेज, कि इसको सेंटर में है या नहीं। आप कोई भी थ्रेड काट रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी कि आपका जो थ्रेड है वो सेंटर में बनेगा कि नहीं। तो जब भी कोई ऐसा पार्ट हो, ये जैसे ये कोई पार्ट है और इसमें ऐसी कट लगा देंगे और फिर इसको यहाँ ला के चेक करेंगे। अगर ये यहाँ पे प्ले रह जाती है थोड़ी बहुत, समझ लीजिए कि ये आपका सेंटर में नहीं है। तो सेंटर में लाने के लिए, इस सेंटर गेज का सेंटर में लाने के लिए और चेक करने के लिए, चेक करेंगे फिर उसे वापस लाने की कोशिश करेंगे, फिर चेक करेंगे फिर वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो सेंटर में लाकर सेट करने के लिए हम इसका किसका प्रयोग करते हैं, सेंटर गेज का। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड वायर गेज।
वायर गेज का इस्तेमाल, यहाँ पर शीट की मोटाई, इसका उपयोग किसी वायर के साइज को नापने या किसी शीट की मोटाई नापने के लिए किया जाता है। स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज का इस्तेमाल, इसमें क्या करते हैं, कोई तार है गोल आकृति का होता ही है, इसको ले जाके इसमें फंसाते हैं, यहाँ पे यही वाले साइज पे, यहाँ पे तो जिस साइज में परफेक्ट फंस जाए समझ लो वही उसका साइज है। इसके लिए भी अनुभव की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, शीट को भी आप चेक कर सकते हैं, शीट की मोटाई, शीट मेटल में होता है ना, शीट की मोटाई यहाँ पर यहाँ लगा के शीट को भी चेक कर सकते हैं। शीट की मोटाई अगर सही है तो उसमें प्रॉपर तरीके से फिट बैठ जाएगी। तो इसको बोलते हैं वायर गेज, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, वायर गेज की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, GAUGE। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वायर गेज किस काम में आता है, एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस काम में आता है, तो इसको हम बोलेंगे कि तारों की मोटाई, और शीट की मोटाई, चेक करने के लिए वायर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे आप फिगर नंबर 19 देख लीजिए, 19 को भी एक बार रिव्यू करना मैं भूल गया था, इसको दोबारा देख लीजिएगा। ये आपका है सेंटर गेज, ये भी है। और इस सेंटर गेज में क्या होता है, जब भी कोई हम टेपर, जैसे कोई टेपर काम कर रहे हो ऐसा, या किसी ये लाइन दी हुई है हमें ऐसे काटना है टेपर में, तो टेपर में काटने के लिए हमेशा दो सेंटर गेज का इस्तेमाल होता है, एक इधर और एक इधर। मतलब एक तो इसका सेंटर क्या होता है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, जब जितना सेंटर शिफ्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो होता है सेंटर गेज होता है उसको सेट करना होता है। और दूसरा जो उसकी बॉडी होती है, उस बॉडी को उसके आधार पे टेपर, जितनी टेपर एंगल है उसके आधार पे इसको सेट किया जाता है। तो एक तो यहाँ लगा होता है और दूसरा यहाँ लगा होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दो सेंटर गेजेस का इस्तेमाल होता है जब भी कोई टेपर थ्रेड काटनी हो टेपर आकार में। तो एक यहाँ पर सराहने के लिए, दूसरा इस स्थान पे सराहने के लिए, तो हमें पता चल जाता है कि वो कितनी टेपर है। और यहाँ पर लास्ट है आपका एक्मे थ्रेड गेज। थ्रेड कटिंग टूल में ग्राइंड करते समय इस गेज का उपयोग करते हैं। जब तो थ्रेड कटिंग होती है तो टूल को, जो उसका टूल होता है उसको ग्राइंड करने के लिए इस गेज का उपयोग किया जाता है। ये देखिए, ये जो गेज है इस पे 29 डिग्री थ्रेड टूल है ये। तो इस गेज, ये जो गेज है इस पे माप दी हुई होती है कि कितनी हाइट है, कितना एंगल है। तो उस हाइट और एंगल के अनुसार चेक करके कि हमें जो भी एंगल चाहिए होता है टूल में, मान लीजिए हमें कितने का एंगल देना है, टेपरनेस कितनी देनी है, वो हमें फ्रैक्शन नंबर में लिखा होता है और कोणों में लिखा रहता है। तो उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर हमें इसको कितना एंगल देना है, 2 देना है या 1/3/4 देना है या 1/2 देना है। तो अगर हमें इसमें सेट करना है तो यहाँ पर इसको सेट करके उसके आधार पे इसकी हम टूल की ग्राइंडिंग करेंगे। अगर हमें यहाँ करना है तो यहाँ पर सेट करके टूल की ग्राइंडिंग करेंगे। टूल की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें जैसा जिसको बनाना होता है उस आधार पर, जो भी पैमाना इसमें दिया हुआ है उसके आधार पे हम इसको बनाते हैं। इसको बोलते हैं एक्मे थ्रेड गेज। एक्मे थ्रेड गेज ये बहुत ही कम इस्तेमाल में आता है, इसका इस्तेमाल ना के बराबर होता है। बस याद रखिएगा एक्मे थ्रेड गेज, ये टूल ग्राइंडिंग, ये याद रखिएगा एक्मे थ्रेड गेज टूल को ग्राइंड करते समय इस गेज का उपयोग करते हैं। टूल को ग्राइंड करते समय इस गेज का उपयोग करते हैं। एक्मे थ्रेड गेज, टूल को ग्राइंड करते समय। तो ये गेज का जितना भी चैप्टर था मेरे ख्याल से आज खत्म हो गया है। अब अगले वीडियो हम लोग गेजेस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हमने मेन गेजेस आपको बता दिए हैं, तो अगली वीडियो है उसमें हम गेज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो चुका है तो यहाँ पर मुझे स्टॉप करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।